अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ मोहब्बत की जीत पार्ट 7। अल्लाह अल्लाह तेरा जितना भी शुक्र करूँ उतना ही कम है, ये माजी का हाल है। तू तो अपने बंदे की फरियाद को कितनी जल्दी सुन लेता है। मैंने तो बस एक बार तुझसे कहा था कि ये मंगनी अभी ना हो, तो तूने मेरी दुआ फ़ौरन ही कबूल कर ली। आखिर उन्होंने खुद ही कह दिया कि वो 3 माह बाद मंगनी करेंगे। बस अब मेरे पास 3 माह है। अब मैं इन 3 महीनों में अपनी मोहब्बत को साबित करके दिखाऊंगा। और वैसे भी वो तुम पहले ही मुझे पसंद करती है। बस अब कुछ अच्छी यादें इकट्ठी कर लूँ और फिर अपने ख्यालों में मगन वो आने वाले मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहा था। उसे तो ये भी खबर ना हुई कि वो इस वक्त कहाँ है। अरे मियाँ, किन ख्यालों में महू हो, आगे नहीं आना। वो सुर्ख सूट पहने 2 लहरों के दरमियान खड़ी थी। समंदर की लहरों की आवाज़ पल भर के लिए थम गई और उसके अल्फाज को उसकी समाअत तक पहुँचाया। वो जीन्स को घुटने तक फोल्ड किए नंगे पाँव साहिल पर खड़ा आसमान को तक रहा था। जब उसकी आवाज़ आई तो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। अरे अभी से मियाँ कहना शुरू कर दिया, बड़ी एडवांस हो तुम। सखा के चेहरे पर हल्की सी सुर्खी छा गई। सनग्लासेस को उसने अपने दाहिने हाथ में उठाया हुआ था और दूसरे हाथ से अपनी बिखरती जुल्फ़ों को समेटने की कोशिश कर रही थी। उसकी जुल्फ़ें बार बार ज़ुहाब के चेहरे को बोसा दे रही थी। ज़ुहाब आंखें बंद किए उसकी खुशबू महसूस करने लगा। तुम कम एडवांस हो मिस्टर ज़ुहाब। उसने एक बार प्यार की थपकी उसके सीने पर मारी। वो होठ का वो होठ काटता रह गया। एक पल के लिए दिल चाहा कि उसको अपनी बाहों में ले ले, मगर जज्बात को बहकने से रोकते हुए उसके पीछे समंदर की लहरों के साथ साथ चलने लगा। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। उसे याद आया कि उसने सखा को पिक करने से पहले एक नेकलेस लिया था। वो उसकी जीन्स में था। वाओ, दिस इज़ वेरी प्रीशियस, अमेजिंग। वो नेकलेस वाकई बहुत खूबसूरत था, लेकिन पहनने वाले से कम था। लेकिन तुम्हारे गले में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अपने बिखरते बालों को एक बार फिर समेटा जो उसकी पेशानी को बोसा दे रहे थे। तो फिर पहना दो। उसने अपनी जुल्फ़ें आगे समेट ली और पुश्त उसकी तरफ कर दी। उसने आज पहली बार उसकी पुश्त बिना जुल्फ़ों के देखी थी। नेकलेस पहनाते हुए उसका हाथ उसके जिस्म से बार बार मस हो रहा था। एक एहसास था जो वो महसूस कर रहा था। उसने अपने होठों के ज़रिए उसने नेकलेस के नट को भींचा और उसके लब उसकी गर्दन को छूने लगे। कहो तो एक बार। उसके अंदाज में शरारत थी, आंखों से रोमानियत छलक रही थी। बड़े बेशर्म हो। उसने एक झटके से अपने बाल पीछे किए। उसकी जुल्फ़ें उसकी आंखों में उलझ गई। चांद सा चेहरा सियाह जुल्फ़ों के बादलों में छुप गया। उसका दिल मजीद मचलने लगा। होठों पर मानी खेज मुस्कुराहट थी। उसने अपना चेहरा ज़ुहाब की तरफ किया तो वो अब अपनी शर्ट उतार रहा था। अरे ये क्या कर रहे हो? उसने हैरत से इस्तफसार किया। सियाह बनियान और दूधिया जिस्म पर चार चांद लगा रहा। उसने पहली बार ज़ुहाब को बिना शर्ट के देखा था। बरहने बाजू देखकर उसका भी दिल मचलने लगा। अभी तो तुमने कहा कि मैं बेशर्म हूँ, तो बनकर दिखा दूँ ज़रा। उसने शर्ट को रेत के नाजुक किले पर दे मारा। नाजुक सा किला उसकी शर्ट का वज़न ना सह सका और ज़मीन बोस हो गया। दिस इज़ नॉट फेयर। उसका दिल भी मचल रहा था, मगर जज्बात को काबू में रखा। सब कुछ फेयर कर दूँ तो। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा और उसके हाथ को खींचकर अपने बाजू में किया। सखा की पुश्त ज़ुहाब के सीने से मस कर रही थी। छोड़ो ज़ुहाब, कोई देख लेगा, एक अदा से उसने कहा था। देख ले तो अच्छा है। उसका अंदाज भी रोमानवी था। एक फोटोग्राफर वहाँ से गुजर रहा था। इन दिनों उन दोनों को देखकर उसने उनकी तस्वीर खींच ली। फ्लैश की चमक उनको हकीकत में ले आई। बहुत अच्छी जोड़ी है आप दोनों की। ये यादगार अपने साथ रखिएगा। डिजिटल कैमरे से फ़ौरन एक कॉपी ज़ुहाब के हाथों में थमा दी। अब दूसरी तरफ आज यूनिवर्सिटी से वो लोग जल्दी लौट आई थी। घर में दाखिल हुई तो उसने टीवी लाउंज में अपनी अम्मी के साथ किसी औरत को बात करते हुए पाया। ये लीजिए, कुछ तो ले। उन्होंने केक और बिस्किट की डिश को उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। नहीं नासिरा बहन, अब बस। हंसते हुए उन्होंने टाला। अस्सलाम वालेकुम आंटी। उसने प्यार से झुकते हुए प्यार लिया। आओ आओ बेटा, मेरे पास बैठो। उन्होंने प्यार से उसे अपने पास बिठाया। वो उसके पास बैठकर खामोशी से दोनों की बातें सुनने लगी। माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है। इसका ख्याल तो रखती हो ना नासिरा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तो आपकी ही अमानत है। उन्होंने सवाल का जवाब दिया था। उखबी तो एक सेकंड भी अब नहीं रुक सकी थी।
उसके सर पर जैसे किसी ने बम फोड़ा था। आंखें होते हुए भी वो कुछ देखने से कासिर थी। मैं अभी आती हूँ फ्रेश होकर। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो चलना चाह रही थी मगर कदम साथ नहीं दे रहे थे। कानों ने जो सुना था क्या वो सच था? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? रातों की नींद भी उससे खफा हो गई। मैं कल से तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारी चाल ढाल बदल गई है। अम्मी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी मगर वो तो अभी भी उन्हीं अल्फाज को समझने की कोशिश कर रही थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तो आपकी ही अमानत है। उसके सामने नासिरा खड़ी थी मगर वो तो जैसे सब कुछ भुला बैठी थी। देखो, 2 दिन बाद एजाज भी तुम्हें देखने आ रहा है। कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। वो बोल रही थी मगर ये सुनने से कासिर थी। उसकी समाअत में बस यही अल्फाज गूंज रहे थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तो आपकी ही अमानत है। जाना नहीं है क्या? उसकी दोस्त नादिया उसके घर आई थी। उसने सब कुछ उसे बता दिया। आंटी को वाकई ऐसा नहीं करना चाहिए था मगर उसने अफसोस किया। मगर वगर कुछ नहीं, मैं ज़ुहाब को अपना सब कुछ मान चुकी हूँ। उसके अलावा किसी और के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। मैं साफ साफ मना कर दूंगी आंटी को। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात को समझ सकेंगी। वो बस कहे जा रही थी, ये सब बाद में, मगर अब तो तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। वो उसकी बात पर चौंकी थी। तैयार किस लिए? वो सब कुछ भूल चुकी थी। यार, आज सुंबल की शादी है। वो वाकई भूल गई थी। यार, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं रहा। मैं अभी तैयार होती हूँ। वो 5 मिनट में तैयार होकर आई। माशाल्लाह, अपनी दुनिया में इतनी महू हो कि अपनी दोस्त की ही शादी भूल गई, नादिया ने तंज किया। अब ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, उग्गी चिढ़कर गोया हुई। पूरा घर रंग बिरंगी बत्तियों से जगमगा रहा था। शादी की तमाम रस्मात शाहवेज़ ने अपने घर पर की। वाह, शाहवेज़ ने तो बहुत अच्छी तैयारी की हुई है, उग्बी ने घर को देखते हुए कहा। उग्बी नादिया के साथ घर में दाखिल हुई। फायक पहले ही भाग दौड़ संभाले हुए था। अंसर भी उसकी भरपूर मदद कर रहा था। उग्बी पहले एक तरफ खड़ी सुंबल को देखती रही जो लाल जोड़े में एक सेज पर बिल्कुल गुड़िया की तरह बैठी थी। अपने साजन का इंतजार कर रही थी। शाहवेज को कोई काम था जिस वजह से उसे आने में ताखिर हो रही थी। एक पल सुंबल को देखने के बाद उसकी नज़रें ज़ुहाब को ढूंढने लगी। सब आ चुके थे सिवाय ज़ुहाब के। तुमने ज़ुहाब को इनवाइट नहीं किया? उसने फायक से पूछा था। जनाब, सबसे पहले हमने उसी को इनविटेशन दिया था, मगर जनाब साहब हमारे गरीब खाने में कैसे तशरीफ़ ला सकते हैं? ब्रीफकेस कमरे में रखते हुए उसने जवाब दिया। ज़ुहाब, तुम कब बाहर आओगे माजी से? माजी कभी लौट कर नहीं आता। काश तुम समझ सकते। काश। वो सोच कर रह गई। चहलकदमी उरूज पर थी मगर उसका दिल वीरान था। शायद उसका दिल ज़ुहाब के पास था। उसकी आंखें पूर्णम थीं। कर्ब से तड़पते होठ, मुरझाया हुआ चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आकर उसकी खुशियों को फीका कर रहा था। उसने मुस्कुराने की भरपूर कोशिश की मगर जिस दिल में दर्द भरा हो, भला वो कैसे मुस्कुरा सकता है? अब माजी। ज़ुहाब गुनगुनाता हुआ टाई को हाथ में किसी चेन की तरह घुमा रहा था। घर में दाखिल हुआ तो हर एक को किसी न किसी काम में मसरूफ़ पाया। आज उसका आखिरी पेपर था। अब रिज़ल्ट तक वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकता था, मगर यहाँ आकर तो उसे ऐसा लगा कि जैसे ज़िंदगी को जीना तो दरकिनार, खुलकर सांस भी नहीं ले सकेगा। मॉम सोफ़े पर बैठी सुनार के साथ कुछ सेट पसंद कर रही थी। टाई अब ज़मीन पर आ चुकी थी। उसके गुनगुनाने की आवाज़ भी मध्यम हो चुकी थी। नहीं भाई साहब, ये वाला नहीं, कोई अच्छा सा दिखाइए ना। ये मॉम की आवाज़ थी जिन्होंने एक हल्के से सेट को रिजेक्ट कर दिया था। अम्मी, ये सूट कैसा है? साथ ही फैशन डिज़ाइनर की बुक ओपन किए आप ही इकरा सूट पसंद कर रही थी। नहीं, ये तो बहुत लाइट कलर है, कोई डार्क पसंद करो। उन्होंने आप ही इकरा की पसंद किए गए ड्रेस को भी रिजेक्ट कर दिया। आप ही इकरा ने नाक मुँह चढ़ाया और दूसरा ड्रेस पसंद करना शुरू कर दिया। हेलो, तैयारी में किसी भी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। शाम 8 से 10 बजे तक, ओके? कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। डैड फ़ोन पर किसी को मुसलसल हिदायत दे रहे थे। ये क्या हो रहा है? सब किस बात की तैयारियां कर रहे हैं? कौन आ रहा है? या फिर किसी शादी में जाना है? ज़ुहाब ने शाने उचकाते हुए सबको मुखातिब किया। अरे मेरे प्यारे से भाई, नटखट से लड़के, ये सब तेरे लिए है। आप इकरा ने बुक को टेबल पर उछाला और ज़ुहाब के कंधे को थपकी देते हुए कहा। क्या मतलब मेरे लिए? वो कुछ समझ नहीं पाया। तेरी मंगनी नहीं करनी क्या? प्यार से उसकी नाक को भींचा। मगर उसके तो होश ही उड़ गए। मुलतवी हो गई थी ना, यही कहना चाह रहे हो तुम? आप ही इकरा ने झटका देकर ज़ुहाब को सोफे पर बिठा दिया और उससे बरजस्ता हुई।
लेकिन अब उन्होंने खुद कहा है कि इस जुमे को तुम्हारी मंगनी की जाए, और वो भी पूरे धूमधाम से। अब दुल्हा बनने के लिए तैयार हो जाओ दूल्हे मियाँ। एक बार फिर उन्होंने प्यार से उसकी नाक खींची। मतलब मेरे पास सिर्फ 3 दिन है, वो बड़बड़ाया। हाँ, सिर्फ 3 दिन। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी पर हमारे अलावा भी किसी और का हक होगा। ये कहकर वो दोबारा ड्रेस पसंद करने में लग गई। लेकिन मेरी जिंदगी पर तो पहले ही किसी और का हक है, और वो हक मैं किसी और को कैसे दे सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं दे सकता। वो बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चला गया। कमरे में वही सुकून था जहाँ उसे हमेशा दिली सुकून मिलता था, मगर आज वहाँ सुकून नहीं था। एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अजीब सा रोग था। मैं तो सखा से, फिर हुस्ना? सच बता दूँ हुस्ना को? नहीं नहीं, ऐसे तो। ओह, वो सारी रात यही सोचता रहा। चांद की चांदनी ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, उसके उदास चेहरे को महकाने की कोशिश की, मगर वो अपनी ही दुनिया में उलझा हुआ था। अब दूसरी तरफ शाहवेज और सुंबल इकट्ठे बैठे थे। इनकी जोड़ी वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उर्वी उनको जब भी देखती तो खुद को सुंबल की जगह बैठी महसूस करती, और शाहवेज की जगह अपने ज़ुहाब को, जो उसका हाथ नरमी से थामे हुए था। अरे किन ख्यालों में गुम हो, नादिया ने चुटकी बजाई। नहीं तो ख्यालों की दुनिया से हकीकत में आने का वक्त था। फायक और अंसर मेहमानों को डील कर रहे थे। सुंबल के वालिदीन 1 साल पहले ही इंतकाल कर चुके थे। तब से आज तक वो अकेली ही रही थी। सिर्फ शाहवेज ही था जो उसके जीने का सहारा था। निकाह शुरू किया जाए, काजी साहब की आवाज़ आई। उन्होंने एक रजिस्टर अपने बूढ़े हाथों में थामा हुआ था। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा रही थी। बस आड़ थी तो एक निकाह की। आपको सुंबल बिनते खालिद से बऊज़ 1 लाख रुपए हक महर ये निकाह कबूल है? वो शाहवेज से पूछ रहे थे। उसकी हाँ पर पूरा हॉल मुबारक हो की आवाज़ से गूंज उठा। सबसे पहले अंसर ने शाहवेज को मुबारकबाद दी। बहुत बहुत मुबारक हो मिसेस शाहवेज। नादिया ने कानों में सरगोशी की थी। आंखों की हया वाज़ेह थी, आंखें झुकी झुकी थी। आज तो बड़ी शर्म आ रही है। उग्बी ने भी फुलझड़ी छोड़ी थी। गुलाम बनने पर मुबारक हो, फायक ने शरारत भरे लहजे में कहा था। गुलाम मैं नहीं, तुम्हारी दोस्त बनी है। मगर उसका लहजा बहुत संजीदा था। सबने हंसते हुए उसकी बात को टाल दिया। वक्त मिल गया आने को। निकाह ख़त्म होने पर नाज उनके पास आई। अंसर ने उसके पास जाकर कानों में सरगोशी की। तुम्हें तो मालूम है मेरी कार की क्या हालत है, लेकिन अगर तुम्हें मेरा अब आना अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस चली जाती हूँ। वो जानती थी कि उसका गुस्सा कैसे दूर किया जाए। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। फंक्शन के बाद सबसे पहले तो तुम्हारी कार का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वो हल्का सा मुस्कुराती। मैं अभी आती हूँ। उग्बी ये कहकर वॉशरूम में चली गई। उसके जाने के बाद अंसर और नाज भी महफिल में शामिल हो गए। नाज को दूसरी बार अपने सामने देखकर शाहवेज की नज़रें एक बार फिर उसके चेहरे से हट नहीं पा रही थी। जी इनसे मिलिए, ये है मेरी भाभी, इफ़ यू डोंट माइंड। क्या मैं आपको अभी से भाभी कह सकता हूँ? फायक के कहने पर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसकी नज़रें भी अब शाहवेज से लड़ने लगी। अच्छा भाई, अब दुल्हन दुल्हा को कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। कहीं हमारी वजह से इनकी पहली ही रात खराब ना हो जाए। सब मेहमान जा चुके थे, सिर्फ दोस्त बाकी बचे थे। नादिया ने वक्त की मुनासिबत से सबको तंबीह की। ये तो तुमने ठीक कहा। कहीं सुबह हमें ही कुछ सुनना ना पड़ जाए। फायक ने सुंबल की तरफ इशारा किया। जस्ट शट अप, शर्मो हया का भी पास रखना था, वरना अभी कुशन उठाकर उसको मार देती। चलो मैं तुम्हें कमरे में छोड़ आती हूँ। नाज ने उसके लहंगे को समेटा। तमाम लाइट्स ऑफ थी। चांद की चांदनी खिड़की के पर्दे को चीरते हुए कमरे में दाखिल हो रही थी। वो घूंघट की ओट में सर झुकाए अपने साजन का इंतजार कर रही थी। चांद की चांदनी में उसका सुर्ख जोड़ा लश्कारे मार रहा था। कदमों की आवाज़ मुसलसल तेज़ होने से उसके दिल की धड़कन भी तेज़ हो रही थी। वो दरवाज़ा खोल कर बेड के करीब आया और कुछ देर यूं ही खड़ा रहा। वो उसके कदमों को नीम मध्यम रोशनी में भी देख सकती थी, मगर कुछ देर बाद वो वहाँ से पीछे हट गया और फिर वापस न आया। वो इंतज़ार करके थक चुकी थी। खुद ही अपना घूंघट उठाया तो सामने सोफे पर एक परछाई दिखी। एक लम्हे के लिए वो घबरा गई। लाइट ऑन की तो वहाँ शाहवेज सोया हुआ था। शायद थक गए, उसने खुद ही सोचा और दोबारा लाइट ऑफ कर दी। सूरज की पहली किरण चेहरे पर पड़ते ही उसकी आंख खुल गई। पलटकर सोफे की तरफ देखा तो वहाँ शाहवेज नहीं था। उसने वॉशरूम के दरवाजे पर निगाह दौड़ाई। वो पहले से ही खुला हुआ था। माथे पर पेशानी की वजह से शिकन आ गई। सुबह सुबह कहाँ चले गए थे?
शाहवेज वो सोच में पड़ गई। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला तो शाहवेज जॉगिंग सूट में सामने वारिद हो गया। ये कहाँ चले गए थे आप सुबह सुबह? उसको देखते ही सवाल दागा। अब जॉगिंग के लिए भी तुम्हें बताकर जाना पड़ेगा? उसने बेरुखी से बेड पर बैठते हुए जवाब दिया। लेकिन बताकर तो जा सकते थे ना आप? उसने लिहाफ को तय किया। मुझे पूछने और बताने की आदत नहीं है। उसके अंदाज में वैसी ही बेरुखी थी। जॉगिंग शूज़ को उतार कर स्लीपर पहने और माथे से पसीने को अपनी आस्तीन से पोंछा। अच्छा, अब जल्दी से नाश्ता बना दो, या फिर पहले दिन ही भूखा मारने का इरादा है? उसे शायद अपने रवैये का एहसास हो गया। तब एक हल्की फुल्की निगाह उसके चेहरे पर डाली थी। उसके बदलते रवैये ने उसके चेहरे पर कई सवालात को जन्म दिया था, मगर वो इन सवालात को पूछकर अपनी ज़िंदगी को अजीरन नहीं बनाना चाहती थी। अब माजी, डैड मुझे आपसे बात करनी है। वो पिछले 1 घंटे से अपने डैड के पीछे पीछे फिर रहा था। वो अब मज़ीद किसी को भी धोखे में नहीं रख सकता था, मगर कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। पहले मॉम से बात करने की कोशिश की, मगर उन्होंने भी ये कहकर टाल दिया, बेटा अभी मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करेंगे। मंगनी की कितनी तैयारियाँ करनी है? अभी तो हुस्ना के लिए ही कपड़े सिलेक्ट किए हैं, तुम्हारे तो अभी बाकी है। बल्कि इस तरह करना, तुम हारिस के साथ खुद शॉपिंग कर लेना, फिर तुम्हें हमारी लाई हुई चीज़ें भी तो पसंद नहीं आती। अम्मी, मुझे तो आपका ये लाया हुआ रिश्ता भी तो पसंद नहीं, मगर आप उसे ज़बरदस्ती मेरे सर चढ़ा रही हैं। वो कहना चाहता था, मगर इस तरह दो टोक कहने से वो उनका दिल नहीं दुखाना चाहता था। आप ही कम से कम आप तो मेरी बात सुन लें। वो अपने कमरे में रिमशा के लिए ड्रेस को इस्त्री कर रही थी। ऐसे नहीं, मुझे आराम से बात करनी है। वो दरवाजे के साथ टेक लगाए खड़ा था। मेरे पास इतना तो टाइम नहीं है कि आराम से बैठ सकूं। अभी रिमशा के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, फिर अम्मी के साथ बाज़ार भी जाना है, शॉपिंग में इतना टाइम लग जाएगा, और फिर अभी तो मेहमानों की भी फहरिस्त बनानी बाकी है। उफ़, कितना काम है। उन्होंने एक पल के लिए इस्त्री रखी और माथे से पसीना साफ़ किया जो मुसलसल काम करने की वजह से आ रहा था। कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, आप भी नहीं, लेकिन आपको मेरी बात सुननी होगी, वरना मैं भी यहाँ से नहीं हिलने वाला। वो भी ढीठ बनकर दरवाजे के साथ टेक लगाए खड़ा हो गया। उसके माथे के शिकन देखकर इकरा को उस पर रहम आ गया। अच्छा मेरी जान, इधर आओ। इकरा ने ज़ोहब का हाथ पकड़कर खींचा और बेड पर बिठाकर प्यार से उसके बालों को सहलाया। अब बताओ क्या बात करनी है? इकरा पूरे इन्हिमाक से उसकी बात सुन रही थी। आपी, मैं आप में से किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता, और ना ही मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना है। मैं तो बस अपने दिल की बात बता रहा हूँ। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर दे रहा था। अब बोलो भी, क्या बात करनी है? दिल में एक खड़का सा हुआ। बात यह है कि मैं ये मंगनी। इकरा जल्दी आओ, शॉपिंग के लिए देर हो रही है। ये मॉम की आवाज़ थी। ज़ोहब की बात फिर से अधूरी रह गई। सॉरी बेबी, अब जाना होगा, बस ये मंगनी हो जाए, इसके बाद मेरे पास वक्त ही वक्त होगा, फिर आराम से सारी बातें सुनूंगी। डोंट माइंड। प्यार से उसके बाल बिगाड़े और फिर बाहर चली गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी आपी। इसके चेहरे पर उदासी छा गई। कोई क्यों मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है? मेरी ज़िंदगी है, मगर मैं ही कुछ कह नहीं सकता। आखिर क्यों? वो हारिस पर अपनी भड़ास निकाल रहा था। मगर मैं तो सुनने को तैयार हूँ ना मेरे दोस्त। वो उसके गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा था। मगर जिन्हें सुननी चाहिए वो क्यों नहीं सुन रहे? आखिर क्या वजह है? क्या मैंने कुछ गलत किया है? उसकी आंख में पहली बार किसी आंसू को तैरते हुए हारिस ने देखा था। आज पहली बार उसे मोहब्बत के दर्द से गुजरते हुए किस्मत ने रुलाया था। ज़ोहब मेरे यार। उसने ज़ोहब के शानों पर हाथ रखे। मुझे नहीं करनी किसी से बात। कंधे झटकते हुए वो साइड पर चला गया। आंसू ने उसके रुखसारों का बोसा लिया। मैं मजाक कर रहा था यार। वो संजीदा था। मगर मैं मजाक नहीं कर रहा। देख हारिस, मैं किसी तौर पर भी ये मंगनी नहीं करने वाला। मैं सिर्फ़ और सिर्फ सखा से मोहब्बत करता हूँ, और सिर्फ उसी के साथ ज़िंदगी गुजारूंगा। मेरी ज़िंदगी पर सिर्फ और सिर्फ सखा का हक है, और किसी का भी नहीं। वो रूहान सा हो गया था। मैं किसी भी कीमत पर ये मंगनी नहीं करूँगा। इसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़ जाए मैं करूँगा। यार ज़ोहब, मेरी बात मान। दिल की बातों में आकर ऐसा कदम उठाना जिस पर बाद में तुझे पछताना पड़े। ज़ोहब की बातें सुनकर हारिस के दिल में एक डर बैठ गया। वो उससे समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं था। मोहब्बत ने उसके सोचने समझने की सलाहियत को मफलूज करके रख दिया था। ना वो देख सकता था और ना सुन सकता था। देख यार, मैं तुझसे यही कहूँगा कि मोहब्बत को छोड़ दे। ये बर्बाद कर देगी तुझे, और मेरे ख़्याल में जिसे तू
समझ रहा है। वो मोहब्बत नहीं है, सिर्फ एक ज़िद है जो एक बच्चा अपने मनपसंद खिलौने को पाने के लिए कर रहा है। उसके चेहरे का रंग बदल चुका था। तुझे मेरी मोहब्बत ज़िद लगती है? उसका अंदाज इस्तफहामिया था। हाँ, तेरी उम्र में लड़के सिर्फ दिल लगी करते हैं, मोहब्बत नहीं, और तू इस दिल लगी को मोहब्बत समझ बैठा है। अभी भी वक्त है, लौट आ। वापसी के दरवाजे खुले हैं। अगर तू बहुत आगे चला गया ना तो हर दरवाज़ा बंद हो जाएगा। मोहब्बत वापसी के तमाम दरवाज़ों को बंद कर देगी, लेकिन मंजिल फिर भी तुझे नहीं मिलेगी। अब तो इसे जो मर्जी कह ले, मगर मैं उसे मोहब्बत ही समझता हूँ, और अपनी मोहब्बत के साथ मैं कभी दगा नहीं करूँगा। वो जैसे फैसला कर चुका था। आखिरी बार सोच ले, अंकल आंटी के बारे में सोच, जिनका लाडला बेटा उनकी पसंद को ठुकराने जा रहा है। अपनी बहन के बारे में सोच, जिसका मान तू तोड़ने जा रहा है। उस लड़की के बारे में सोच जो अपने वालिदैन के कहने पर तुझे अपनाने जा रही है। तो वो सब मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते? मेरे लिए अपने जज्बात की कुर्बानी क्यों नहीं दे सकते? उसने झिल्ला कर पूछा। क्योंकि उनके जज्बात पाकीज़ा है। तो क्या मेरे जज्बात पाकीज़ा नहीं? क्या मेरी मोहब्बत पाकीज़ा नहीं? उसकी आंखों में नमी के बादल खूब गरज रहे थे। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मगर वो उसको कैसे समझाता जबकि वो खुद ही समझना नहीं चाहता था। मगर क्या हारिस, मगर क्या? बचपन से आज तक सब ने मुझे मोहब्बत करना सिखाई, और जब आज मैं किसी से सच्चे दिल से मोहब्बत की है तो तुम कहते हो मेरी मोहब्बत पाकीज़ा नहीं है। भुला दूँ उसको? क्यों? बादलों ने अब बरसना शुरू कर दिया। नमी बूंदों की शक्ल इख्तियार कर गई। उन्होंने मोहब्बत तुझे रिश्तों से करना सिखलाई थी, हारिस ने मुख्तसर जवाब दिया। तो क्या फिर? नहीं, अब मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। चला जा तू भी यहाँ से। बरसते सावन को उसने रोक दिया। बादलों की गरज एकदम खामोश हो गई। बूंदें खुश्क साली का शिकार हो गई। वो अपने आंसू पोंछ चुका था। ज़ोहब, वो जान गया था कि उसने कोई फ़ैसला कर लिया है, मगर क्या? वो जानना चाहता था। मैंने कहा ना, चला जा यहाँ से। अब मैं जो करूँगा वो सब देखेंगे। मेरी बात सुन ज़ोहब, तू इस वक्त बहुत गुस्से में है। कोई ऐसा वैसा फ़ैसला मत करना जो इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता। ज़ोहब ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और उसने दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश ना की। अगर वो ऐसा करता तो सबकी खुशियों को रोग लग जाना था। ऐ खुदा, बस अब तू ही कुछ कर सकता है। बस एक दुआ थी जो वो कर सकता था। तुम मुझे पसंद करती हो ना? रात को उसने सखा को फ़ोन किया था। हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो उसके अंदाज को समझ ना सकी। कुछ नहीं, बस कंफर्म करना था। ये कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। बस अब उसे कल का इंतज़ार था। अब दूसरी तरफ आज उसने यूनिवर्सिटी को अलविदा कह दिया। आखिर सेमेस्टर का आखिरी पर्चा था, और अब आफ्टर सेमेस्टर रिज़ल्ट मिल जाएगा। आफ्टर समर रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये 3 माह कैसे गुजरेंगे वो खुद नहीं जानता था। घर आने के बाद उसने फाइल्स रखी और किचन से एक जूस का केन लेकर आया और स्टडी का दरवाज़ा खोला। एक टेबल पर कुछ किताबें और तस्वीरें थी। केन से जूस पीता हुआ वो इन तस्वीरों के पास गया। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अल्फाज मध्यम हो गए। उसने गर्दन को झटका दिया और तस्वीरों को दराज में रख दिया। मगर ज़ोहाब, किसी के जाने से ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो जाती। उगबी के अल्फाज को बंद कमरे में गूंजने लगे। वो सही कह रही थी। जूस का केन टेबल पर रखा और बेडरूम में आकर वार्डरोब से एक दुपट्टा निकाला। वही दुपट्टा जो उस रात उसके हाथों में उलझ गया था। उसने कुछ कहना चाहा, मगर कह नहीं पाया। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसकी बातें सुन लेगा। मोहब्बत। उसने दुपट्टे को चेहरे के साथ मस किया तो खुद ब खुद उसकी ज़बान से जारी हुआ। वो घबरा गया और दुपट्टे को बेड पर फेंक दिया और एकटक उसे देखने लगा। नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? उसने बालों पर हाथ फेरा। आज पहली बार उगबी ने उसके ख्यालों में दस्तक दी थी। वो घर में दाखिल हुई तो नासिरा गुस्से में लाउंज में टहल रही थी। शायद उन तक खबर पहुंच गई थी। उसने सोचा था वो दबे पाँव अंदर दाखिल हो जाएगी। उगबी, इधर आओ, वो गुर्राई। जी अम्मी। वो आंखें झुकाए उनके पास गई। तो फिर कर ली है तुमने अपनी मनमानी? उन्होंने उगबी को घूरा। मतलब? वो जानबूझकर अनजान बन गई थी। मतलब मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो, क्या किया ये तुमने? क्यों? अम्मी, आप क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने कमरे की तरफ जाना चाहा, मगर नासिरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे उन्होंने फ़ोन करके साफ साफ बता दिया कि उन्होंने उसका चेहरा अपनी तरफ किया। तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रही है? उसने मदाखलत की। क्या किया तुमने? उन्होंने वजाहत पूछी।
मैं झूठ बोलकर किसी की ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहती थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अम्मी धीरे इधर बैठिए, उन्हें सोफे पर बिठाते हुए कहा। देखिए, शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये नाम है भरोसे का, यकीन का, एतमाद का, एक दूसरे का हर हाल में ख्याल रखने का। मैं झूठ बोलकर उस पाकीज़ा रिश्ते की बुनियाद नहीं रखना चाहती थी, और आपने ही तो सिखाया है ना कि हमेशा सच बोलो, और आज जब मैंने सच बोला तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? वो खामोश रही। अम्मी, ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा जिसकी बुनियाद ही झूठ और फरेब पर रखी गई हो? मैंने कौन सा झूठ बोला, कौन सा फरेब दिया? अम्मी, सच को छुपाना भी तो एक फरेब ही है ना। मगर उन्होंने कुछ बोलना चाहा। अम्मी, मगर वगर को छोड़िए, आपको ज़ुहाब पर यकीन नहीं है? ठीक है, लेकिन क्या आपको अपनी बेटी पर यकीन नहीं है? उसने गले लगते हुए उनसे पूछा। नहीं, मुझे तुम पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है। तोड़ दिया तुमने मेरा यकीन, तोड़ दिया मेरा यकीन तुमने। वो ये कहते हुए किचन में चली गई। उसकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े, मगर वो कुछ न कह सकी और ना ही उन आंसुओं को रोक सकी जो बिन बुलाए आंखों से बह रहे थे। अब दूसरी तरफ सब जा चुके थे। पूरा घर खाली था, मगर वो घर पर था। तुम भी साथ चलो, आपी इकरा ने पर्स उठाते हुए उससे पूछा। नहीं आपी, आप चले, मैं 8 बजे तक आ जाऊंगा। कुछ अधूरे काम थे जो उसने पूरे करने थे, कुछ हौसले थे जो उसने इकट्ठे करने थे। लेकिन बेटा, तुम्हारे बगैर ये मंगनी कैसे होगी? रफ़ीक ने तजस्सुस भरे लहजे में उसकी तरफ देखा। मंगनी तो वैसे भी नहीं होगी, वो बड़बड़ाया था। क्या कहा? कोई उसके अल्फाज को सुन नहीं पाया। तुम भी साथ ही आ जाते तो अच्छा रहता। आपी इकरा ने उसके बालों को फिर से ख़राब किया। आपने मेरे बालों को ख़राब कर दिया है, अब इन्हें ठीक भी तो करना होगा ना। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। बहुत शरीर हो गए हो, उसकी मॉम ने उसके माथे पर बोसा दिया। खुदा हमेशा तुम्हें खुश रखे, कोई नज़र ना लगे मेरी जान को, हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे ये चेहरा। माँ थी तभी दुआएं दे रही थी, शायद ये आखिरी दुआएं थी जो वो वसूल कर रहा था। हमें इंतज़ार रहेगा। डैड ने भी उसकी पेशानी को चूमा। वो उनकी मोहब्बत को महसूस कर सकता था, मगर वो तो फैसला कर चुका था, बस अमली जामा पहनाना बाकी था। मुझे भी इंतज़ार है। सब जा चुके थे, वो घर में अकेला था, सिर्फ खामोशी थी जो उसके साथ थी। काम हो गया? फ़ोन पर वो किसी से बात कर रहा था। दूसरी तरफ से मज़बूत जवाब आया। हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर छा गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। हर शय पर पुरसुकूत था, हर शय उसे पुकार रही थी खामोश लबों से, मगर वो सुन नहीं सकता था। एक निगाह उसने उन सीढ़ियों पर दौड़ाई जहाँ से एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ नीचे आ रहा था। मैं नहीं रुकूंगा, वो सीढ़ियाँ फलांगता हुआ नीचे आ रहा है। एक माँ उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। ख्याल से बेटा, गिर जाओगे। वो वाकई गिर गया, मगर उसके बाप ने उसे संभाल लिया। उसे ज़्यादा चोट ना आई, मगर वो बुरी तरह सहम गया था। कुछ नहीं होता बेटा, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। वो उसे डांट नहीं रहे थे, बल्कि हौसला दे रहे थे। आजकल तुम बहुत शरारती होते जा रहे हो। एक भाई अपनी बहन का स्कार्फ लेकर भाग रहा था। अच्छा जी, आपने भी तो मेरे खिलौनों को फेंका था। वो भागता जा रहा था। उसकी बड़ी बहन उसका पीछा कर रही थी। रुको ज़रा, रुको, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। भागते भागते उसका हाथ दाएं से लगा और उसका स्कार्फ जल गया। आग उसके हाथ के बिल्कुल पास आ गई। उसने फौरन स्कार्फ फेंक दिया। ज़्यादा तो नहीं जला? उसने स्कार्फ की ज़रा भी परवाह नहीं की। वो उसके हाथ को देख रही थी। वो फूंकते हुए उसकी जलन को कम करने की कोशिश भी कर रही थी। मामू मामू, एक बच्ची उसे पुकार रही थी, मगर सब अक्स थे, सब गायब हो गए। वो अकेला था, आंखों में नमी थी। वो सब उसके अपने थे, मगर वो ख्यालों की दुनिया से पलक झपकते ही बाहर आ गया। बर्क रफ्तारी से दरवाजे की तरफ मुड़ा और आखिरी बार पलटकर अपने आशियाने को देखा। पूरा हॉल रंग बिरंगी बत्तियों से जगमगा रहा था। सब जमा हो चुके थे, सिर्फ ज़ोहब का इंतज़ार था। वक्त 8 से ऊपर हो चुका था, मगर वो अभी तक नहीं पहुंचा था। फ़ोन करके देखो ज़रा, कहाँ रह गया है? रफ़ीक ने इकरा से कहा। अब्बू, फ़ोन नहीं मिल रहा, पिछले 10 मिनट से मिला रही हूँ। मगर वो खामोश हो गई। चहमगोइयाँ होने लगी थी। भाई साहब, अभी तक ज़ोहब नहीं आया, खैरियत तो है ना? रफ़ीक ने भी आकर इस्तफसार किया। बस आ रहा है, उन्होंने झूठ बोला। आंखें हॉल के गेट पर मुर्तकिज़ थी। ए खुदा, मेरा बेटा ठीक हो बस। माँ के दिल से बस एक ही दुआ निकल रही थी। लो जी, आ गए ज़ोहब साहब। किसी की आवाज़ कानों में गूंजी। ब्लैक शेरवानी पर सुनहरी जाली में वो एक प्रिंस लग रहा था। आंखों में वही चमक, बालों की वही सियाही,
देखने वाले अपनी बातें भूलकर उसके हुस्न में खो गए। जो सवाल सबके चेहरों पर थे, उसको देखते ही उड़न छू हो गए। चेहरे पर वही मुस्कुराहट। कहाँ थे तुम? रफ़ीक ने आगे बढ़कर इस्तफसार किया। कोई काम था इसलिए देर हो गई। उसका चेहरा मुतमईन था, अंदाज भी रवा था। उसके तासुर से कोई ये नहीं कह सकता था कि वो मंगनी से खुश नहीं है। वैसे तुम्हारा मंगेतर तो बहुत ही खूबसूरत है। क्या पर्सनैलिटी है, बिल्कुल प्रिंस लग रहा है। काश ये मुझे मिल गया होता पहले। हुस्ना के साथ बैठी उसकी सहेली उसके कानों में भिनभिना रही थी। वो वाकई बहुत खूबसूरत था। चल हट, उसने कोहनी मारते हुए उसे खामोश करवाया। अब उठो यहाँ से, दूल्हे राजा को बैठने दो। मिसेस शफीक ने हुस्ना के साथ बैठी लड़कियों को परे किया। ओहो, अब तो साथ बैठेंगे आपके प्रिंस। एक बार फिर फुलझड़ी छोड़ी गई। आओ बेटा, यहाँ बैठो। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो हुस्ना के साथ बैठ गया। उसकी नज़रों में किसी किस्म का कोई तासुर नहीं था। वो हर किसी से नॉर्मल बिहेव कर रहा था। अब अंगूठी पहना दे, शफीक ने इजाज़त तलब की। हाँ हाँ, अब देर किस बात की? आपका अपना बेटा है, उन्होंने जोहब की तरफ देखते हुए जवाब दिया। वो भी जवाबन मुस्कुरा दिया। बहुत अच्छे लग रहे हो। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा और पास बैठ गए। मिसेस शफीक ने एक रिंग हुस्ना के हाथों में दी। वो शर्माते हुए अंगूठी को जोहब की तरफ बढ़ाने लगी। जोहब, अपना हाथ आगे बढ़ाओ, इकरा ने आगे बढ़कर कहा तो जोहब ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आज पहली बार हुस्ना ने जोहब को मिस किया था। उसका वजूद को छुआ था। एक ठंडी लहर उसके जिस्म में सरायत कर गई थी। वो उसकी झील आंखों में डूबती जा रही थी। उसके हाथ कपकपाने लगे। वो उसके हुस्न की ताब ना ला पाई और उसे बर्दाश्त न कर सकी। मेरे हुस्न से अभी घबराने लग गई। पहली बार उसके कहे गए अल्फाज उसके जिस्म में दाखिल हुए। अल्फाज में भी एक सहर था, एक जादू था। करीब था कि वो उसके हुस्न में फना हो जाती, मगर इससे पहले ही वहाँ अंधेरा छा गया। लाइट क्यों चली गई? आवाज़ें गूंजने लगी। उसकी चमकती आंखें वो इस अंधेरे में भी देख सकती थी। अचानक एक नीली रोशनी कमरे में छाने लगी। वो प्रोजेक्टर की रोशनी थी। सबकी नज़रें उसी प्रोजेक्टर पर मुर्तकज़ हो गई। वहाँ एक के बाद दीगर तस्वीरें बदलती जा रही थी। लाइटें दोबारा ऑन कर दी गई। सब हवास बाख्ता थे। हुस्ना के हाथों से भी रिंग नीचे गिर गई। आंखें छलक पड़ी। कुछ देर पहले तक वो जिसके हुस्न पर अपना हक समझ रही थी, पल भर में उसे ऐसा लगा कि जैसे वो उसका है ही नहीं। क्या है ये? रफ़ीक ने एक झटके से जोहब को खड़ा किया। उनके हाथ उसके गिरेबान को पकड़े हुए थे। उसके चेहरे पर अभी भी तमानियत थी। वो मुतमईन था। मैंने पूछा, क्या है ये? एक बार फिर वही सवाल दागा गया। उसने अपनी नज़रें प्रोजेक्टर की तरफ उठाई। वहाँ उसकी और सखा की तस्वीरों की एक फिल्म थी। सबको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। कौन है ये लड़की? खामोश क्यों हो? वो घुर्राए थे। सखा है, उसने पुरित्मीनान होकर कहा। क्या लगती है तुम्हारी? मोहब्बत है मेरी, उसने पुरसकून सा जवाब दिया। पटाख, एक तमाचा उसके दाएं रुखसार पर पेवस किया गया। हाँ, हॉल में मौजूद सबको एक शौक लगा। सबके सपने चकनाचूर हो गए। जेल के जरिए सेट किए हुए बाल एकदम से बिखर गए। उसकी सफ़ेद रंगत पर सुर्ख निशान पेवस्त हो गया। क्या कहा तुमने? उन्होंने उकाबी नज़रों से उसे घूरा। मेरी मोहब्बत है ये। एक झटका देकर उसका झुका हुआ जिस्म उठा और दोबारा दूसरे रुखसार पर एक तमाचा रसीद किया। उसका जिस्म दाएं तरफ झुक गया। एक के बाद एक करके 5 थप्पड़ उसके चेहरे पर दागे गए। बदतमीज़, वो बड़बड़ा रहे थे। तूने हमारी इज्जत को मलियामेट कर दिया। पहले नहीं बता सका। मैंने बहुत कोशिश की, मगर उसने बोलने की कोशिश की, मगर एक बार फिर खामोश करवा दिया गया। चुप, एकदम चुप, आगे एक लफ्ज़ भी नहीं। उन्होंने उसे खामोश करवाया और शफीक की तरफ बढ़े। मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने बेटे की तरफ से आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। आज मेरी वजह से आपको, आपकी फैमिली को इतनी ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। उन्होंने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगना चाहा। नहीं, जोहब ने रोकना चाहा, मगर रफ़ीक की उकाबी आंखों ने उसे खामोश रहने को कहा। आपने सही कहा। आपकी वजह से हमें बहुत ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। आपकी वजह से हमें बहुत मायूसी हुई। आप अगर हमें पहले बता देते तो शायद हमें इतनी शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़ता। शफीक के अल्फाज उन्हें मज़ीद शर्मिंदा कर रहे थे। नदामत के आंसू उनकी आंखों से बह रहे थे। शर्म से उनकी गर्दन झुक गई। हमें माफ़ कर दे। जोहब ये तो नहीं चाहता था। उसके सामने उसके डैड उसकी गलती की माफ़ी मांग रहे थे और वो कुछ नहीं कर सकता था।
नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। शायद हमारी तरह आपको भी अभी मालूम हुआ है। हम आपसे नाराज़ नहीं हैं, बल्कि अभी भी ये रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि ज़ोहब तो अभी बच्चा है। उसे कुछ समझ नहीं है। उसने जो कुछ भी किया शायद नादानी में किया है। हम इसकी नादानी को माफ़ करने के लिए तैयार है। उन्होंने उसे तसल्ली दी। शफीक के अल्फाज सुनकर पूरी फैमिली की आंखें छलक पड़ी। लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। ज़ोहब की मेहनत रायगा होती महसूस हुई। उसने इतनी मेहनत से जो प्लान बनाया था, पल भर में मिट्टी में मिलता महसूस हुआ। अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप बैठो यहाँ। उन्होंने उसे कुर्सी पर ढकेल दिया। मैं ये मंगनी नहीं करूँगा। नहीं करूँगा? अपने प्लान को मिट्टी होता देखकर उसकी आवाज़ में इश्तियाल पैदा हो गया। नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्या ये कम है कि तुम्हारी बेवकूफ़ी के बावजूद वो तुमसे रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार है? वो मेरी बेवकूफ़ी नहीं है, बल्कि मेरी मोहब्बत है, मेरी मोहब्बत। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ सखा से। सुना आप सब ने? वो मोहब्बत की हदों को पार कर चुका था। उससे सिर्फ अब मंजिल को पाना था। जस्ट शट अप। उन्होंने खामोश करवाने की कोशिश की। आप जो मर्जी कहें, मैं पीछे हटने वाला नहीं। मैं यहाँ मंगनी करने नहीं आया था, बल्कि आपको सच बताने आया था। लेकिन हम उसे सच मानने से इनकार करते हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इस रिश्ते को अपनाइए या नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ शादी करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ सखा से करूँगा। उसने पहली बार अपने डैड की आंखों में आंखें डालकर बात की थी। तो फिर ठीक है, हमारा फैसला भी सुन लो। अगर तुमने आज ये मंगनी ना की तो तुम्हारा हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। जबड़े भींचकर उन्होंने कहा, आप जो मर्जी कहे, मैं ये मंगनी नहीं करने वाला। उसने आंखें दिखाई। तो फिर दफ़ा हो जाओ हमारी आंखों के सामने से, निकल जाओ यहाँ से। आज के बाद हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। सुना तुमने? मैं पहले ही जानता था, इसलिए तैयारी करके आया हूँ। अल्लाह हाफिज़। उसकी बेबाकी को देखकर उन्हें मज़ीद दुख हुआ। आंखें बरसना शुरू हो गई, मगर उसने पलट कर भी न देखा। जाते वक्त उसकी आंखों में आंसू भी न थे। अब इसकी आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या हुआ। सखा ने उसे धोखा दिया। यह सखा के साथ उसकी ज़िंदगी क्यों आगे नहीं बढ़ पाई? क्या उकबी कभी सभी राज से वाकिफ़ हो पाएगी? क्या ज़ोहाब कभी उकबी की मोहब्बत को अपना सकेगा? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।